औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एडीओ 406 टॉपिक 7 टू टॉपिक नंबर 12। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि इसमें आप देखें यहाँ पे ये लेक्चर वाइज हैंडआउट्स ओपन है। तो यहाँ पे टॉपिक वाइज को ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें टॉपिक नंबर 7 डेफिनेशन। सबसे पहले रिफ्लेक्शन कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो लेक्चर वाइज हैंडआउट्स हैं इसमें आप देखें मोस्ट ऑफ अस वुड प्रोबेबली थिंक ऑफ व्हाट वी सी व्हेन वी लुक इन अ मिरर। कि जब यानी कि हम लोगों में से काफ़ी लोग इस तरह का सोचते हैं कि जब हम शीशे में देखते हैं, ठीक है, यानी कि जब हम शीशे में देखें तो हम क्या देखते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ऑक्सफोर्ड की यानी कि डिक्शनरी है उसके अंदर भी यानी कि इससे मिलता जुलता जो रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है सीरियस थॉट और कंसिडरेशन। कि कोई भी ऐसी सीरियस थॉट, ठीक है, यानी कि जो कि आपकी माइंड में आती है या किसी भी यानी कि चीज़ को आप सोचते हैं, ठीक है, कंसिडर करते हैं, तो वो भी रिफ्लेक्शन ही होती है। ठीक है, उसके बाद अब इससे आपको साफ ज़ाहिर हो रहा है कि मोर देन व्हाट वी सी, कि ये उससे ज़्यादा कि जो कुछ हम देखते हैं या जो कुछ हम लोग सोचते हैं। ठीक है, तो ये होता है रिफ्लेक्शन। और जो रिफ्लेक्शन होता है ये हमेशा रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन की समझ आ गई होगी। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसके जो टॉपिक वाइज हैंडआउट्स उनको ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखें ये क्विज के लिए आपकी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट इज़ रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू डेवी, कि डेवी के मुताबिक जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो क्या है। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज द एक्टिव परसिस्टेंस एंड केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ। कि इसका मतलब होता है कि जब भी आप कोई काम मुसलसल करते हैं यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे आप कोई भी चीज़ को कंसिडर करते हैं, केयरफुली कंसिडरेशन ऑफ एनी बिलीफ आर सपोज्ड फ्रॉम नॉलेज। कि किसी भी चीज़ को जब आप सीरियसली सोचते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी बिलीफ को, किसी भी वैल्यू के ऊपर, यानी कि किसी भी बिलीफ पर, किसी भी वैल्यू को जब भी आप, ठीक है, कंसिडर करते हैं, सीरियसली कंसिडर करते हैं, और विद द यानी कि एक यानी कि बीच में आप छोड़ दें और दोबारा आप स्टार्ट हो जाए, इस तरह नहीं है। परसिस्टेंस यानी कि कंटिन्यूस बेसिस पे आप किसी भी चीज़ को सीरियसली कंसिडर करते हैं, तो उस चीज़ को नाम दिया इसने, डेवी ने किस चीज़ का नाम दिया, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का। उसके बाद यहाँ पे बाकी कोई खास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं। वैसे टीचिंग क्लास से देखा जाएगा, यानी कि एक टीचर होता है, ठीक है, वो क्लास में पढ़ाता है, तो वो अपनी बिलीफ और अपने वैल्यूज़ पर, और उसके बाद नॉलेज यहाँ पे जिक्र है। ठीक है, नॉलेज का मतलब कि जब वो क्लास में पढ़ाएगा, ठीक है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करके, किस तरह टीचर एक रिफ्लेक्ट करके उसने क्लास में क्या पढ़ाया। हमने पिछले लेसन में ये चीज़ डिस्कस की थी कि एक टीचर किस तरह रिफ्लेक्ट करता है कि उसने क्लास में क्या पढ़ाया, उसने क्लास में कैसे पढ़ाया, और उसके बाद उसने क्लास में क्यों पढ़ाया। ठीक है, तो इस तरह के जो आंसर क्वेश्चन होते हैं, इस तरह की चीज़ों को, इस तरह के एक्शंस के ऊपर जब भी एक टीचर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, और कंटिन्यूस बेसिस पे करता है, ठीक है, ये नहीं कि थोड़ा सा करेगा फिर रुक जाएगा, कंटिन्यूस बेसिस पे अपने एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, तो इस चीज़ को नाम दिया डेवी ने रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस का। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक और साइंटिस्ट है सचुन, इन्होंने क्या कहा, प्रेजेंट स्लाइटली डिफरेंट व्यू। ये कहते हैं कि रिफ्लेक्शन एज हैविंग टू एस्पेक्ट्स। इनके मुताबिक जो रिफ्लेक्शन है इसके टू एस्पेक्ट्स है। एक होती है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, एक होती है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। ठीक है, ये आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने ऊपर मेंशन कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद रिफ्लेक्शन इन एक्शन क्या होती है, रेफर्स टू क्विक थिंकिंग। कि रिफ्लेक्शन इन एक्शन होती है क्विक थिंकिंग के रिलेटेड। क्विक थिंकिंग क्या मतलब कि जब भी एक टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहा होता है, ठीक है, कोई बच्चे यानी कि कोई ऐसा स्टूडेंट जिसका टीचर की तरफ सही से ध्यान ना हो, तो टीचर फ़ौरन उसको पॉइंट आउट करता है, यानी कि फ़ौरन उसके ऊपर सोचा कि इसका ध्यान नहीं है, और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन दिया है, और रिएक्शन देने के बाद यानी कि ये अब जो रिफ्लेक्शन हुई है, तो ये है रिफ्लेक्शन इन एक्शन, यानी कि क्विक थिंकिंग हुई है। एक बच्चे को फ़ौरन पॉइंट आउट किया है कि आप ये गलती कर रहे हैं, और उसके बाद उसको यानी कि उसकी जो वो एक्शन कर रहा था उस एक्शन को रिफ्लेक्ट किया है, तो ये है रिफ्लेक्शन इन एक्शन। उसके बाद रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन। इसी तरह जब एक टीचर क्लासरूम से बाहर चला जाएगा, ठीक है, तो फिर जब वो सोचेगा यार मैं उस टाइम पढ़ा रहा था, फलां बच्चा ये काम कर रहा था या फलां बच्चा लिख रहा था, अब रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है। इन एक्शन नहीं, इन एक्शन तब था जब क्विक थिंकिंग, यानी कि क्विक थिंकिंग थी। ठीक है, यानी कि जब एक क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा था तो उस टाइम जो टीचर ने उस बच्चे को पॉइंट आउट किया कि आपने ये गलती किया, तो वो रिफ्लेक्शन इन एक्शन था। उसके बाद अब वो क्लासरूम से बाहर चलेंगे। अब जो रिसेंट पास का जिक्र हो रहा है, रिसेंट पास का जिक्र मतलब कि रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन, कि अब टीचर क्लासरूम से बाहर चला गया है, तो अब टीचर ने यानी कि जब वो सोचेगा कि फलां, जब मैं इस टाइम पढ़ा रहा था तो फलां बच्चा जो था वो इस तरह का काम करता, या फलां बच्चा सोया हुआ था, या फलां बच्चे का ज़हन मेरी तरफ नहीं था, तो अब वो अपने एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये है रिफ्लेक्शन ऑन एक्शन है। उसके बाद यहाँ से ये सिर्फ इन दोनों की डेफिनेशन, उसके बाद कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ये लाइन आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ से आपका क्विज बन सकता है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या है कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस प्रीकशनर्स इंगेज इन अ कंटिन्यूस साइकिल,
कि जो भी यानी कि रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनको चाहिए कि सबसे पहले जब वो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करते हैं तो यानी कि एक तो करें कि कंटिन्यूस बेसिस पे करें, ठीक है, ये नहीं है कि बीच में करें फिर रुक जाए, तो इससे जो सेल्फ रिफ्लेक्शन होती है वो इम्पैक्ट होता है वो अच्छी तरह, यानी कि वो रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस अच्छे अंदाज में नहीं होती है। लेकिन जब भी आपको चाहिए कि अगर आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं तो उसको कंटिन्यूस टाइम में करें, ठीक है, एक यानी कि प्रिसिस्टेंस मुसलसल टाइम में करें, ये नहीं कि बीच में छोड़ दें। और उसके बाद सबसे पहले सेल्फ को ऑब्जर्व करें, अपने आप के बारे में सेल्फ यानी कि जो है रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो सबसे पहले अपने आप के बारे में करें। ये नहीं कि डायरेक्ट आप किसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो आप ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन को आप नोट करना स्टार्ट कर दें कि ये कैसे काम करे, ये नहीं। सबसे पहले अपने आप को ऑब्जर्व करें, अपने आप की एवेल्यूएशन करें, ठीक है, उसके बाद जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी वो आपकी इफेक्टिव होगी। उसके बाद यहाँ पे और कोई चीज़ इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो प्रीकशनर्स हैं इनकी डेफिनेशन मेंशन है, फ्रेम द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन, दे डिटरमाइन द फीचर्स टू विच दे विल अटेंड द ऑर्डर, दे विल अटेम्प्ट टू इम्पोज ऑन द सिचुएशन द डायरेक्शंस इन विच दे विल ट्राई टू चेंज इट, ठीक है। तो ये प्रीकशनर्स की डेफिनेशन, यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप ये कह दें फ्रेम द प्रॉब्लम ऑफ द सिचुएशन, कि कोई भी यानी कि सिचुएशन होती है उसके अंदर जो प्रॉब्लम होता है, ठीक है, उसको ये लोग सॉल्व आउट करने के लिए, ठीक है, मुख्तलिफ जो फीचर्स होते हैं उनको ऊपर देखते हैं और उन फीचर्स को देखने के बाद जो यानी कि कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसको सॉल्व आउट करने के जो मुनासिब यानी कि वेज होते हैं उनको ढूंढते हैं। उसके बाद यहाँ पे टॉपिक नंबर 8 में देखते हैं, यहाँ से जो फर्स्ट लाइन ये क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायलॉजिक रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन की कुछ टाइप्स है, ठीक है। इससे पहले 2 टाइप्स, इससे पहले जो आपके लेक्चर वाइज हैंडआउट्स हैं उसमें इसकी 3 टाइप्स मेंशन है, यहाँ पे इसकी 2 टाइप्स मेंशन है। पहली कौन सी है? डायलॉजिक रिफ्लेक्शन। डायलॉजिक रिफ्लेक्शन क्या होता है? रेफर्स टू लेस इंटेंसिव अप्रोच। इसमें ये होता है कि यानी कि कोई भी आपने काम किया है, ठीक है, तो उस काम को जब आप ज़्यादा डिटेल में रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी कि ज़्यादा आप डेप्थ में चले जाते हैं। कोई भी रिफ्लेक्शन आप करना चाह रहे हैं, चाहे सेल्फ की करना चाह रहे हैं, चाहे आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के, किसी भी चीज़ की आप रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं, किसी भी चीज़ के एक्शन के ऊपर आप रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं, तो इसमें आप ज़्यादा डेप्थ में चले जाते हैं। यानी कि कोई थ्योरी का आप हवाला दे देंगे, उस थ्योरी को लेकर आप अपनी रिफ्लेक्शन करेंगे, या किस चीज़ की भी आप रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, तो इसमें आप ये कह दें कि ज़्यादा यानी कि डिसीजंस एंड जजमेंट मेड एंड पॉसिबल रीजन फॉर दिस, कि इसमें आपके यानी कि जब भी जजमेंट्स के ऊपर, मुख्तलिफ थ्योरीज़ के ऊपर, ठीक है, मुख्तलिफ थ्योरीज़ के ऊपर, या आप काफ़ी यानी कि किसी भी चीज़ को आप देखेंगे तो उसको डिटेल में आप देखेंगे और उसको डिटेल में जांचने के बाद, उसकी अच्छी तरह पड़ताल वगैरह करने के बाद फिर आप रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये होती है डायलॉजिक रिफ्लेक्शन। यहाँ से क्विज के लिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मैंने हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, दिस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन हैज़ द मोस्ट डेप्थ। इसमें यानी कि ये एक और मोस्ट, यानी कि इसमें जो डेप्थ होती है वो बहुत ज़्यादा है। दिस लेवल ऑफ रिफ्लेक्शन शोज दैट द एक्सपीरियंस हैज़ क्रिएटेड अ चेंज इन द पर्सन। इसमें ये होता है कि इसमें यानी कि जो पास्ट एक्सपीरियंस होता है उसकी बेस पर एक पर्सन के अंदर जो रिफ्लेक्शन होती है वो की जाती है। हिज आर व्यूज ऑफ सेल्फ, रिलेशनशिप्स, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, कि वो अपनी यानी कि फैमिली के रिलेटेड, ठीक है, अपनी फैमिली के रिलेटेड, और उसके बाद अपनी कम्युनिटी, अपने इलाके यानी कि जहाँ पे वो रह रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो यानी कि रिफ्लेक्शन करता है। तो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन, अब यहाँ पे क्रिटिकल रिफ्लेक्शन का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि ये नेगेटिव होती है, क्योंकि आपने जो लफ्ज़ सुनोगे कि क्रिटिकल, तो क्रिटिकल के यानी कि आपसे ये लफ्ज़ सुनने के बाद आपके माइंड में ये आता होगा कि इसका मतलब कोई नेगेटिव वे में है, ठीक है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है। इससे पहले जो हमने डायलॉजिक पढ़ी उसमें क्या था कि थोड़ी सी यानी कि डेप्थ तो थी, उसमें डेप्थ यानी कि थ्योरी वगैरह रीड करके उसके बाद रिफ्लेक्शन होती है। इसमें भी यही है, इसमें लेकिन ज़्यादा और यानी कि नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, नेक्स्ट लेवल की यहाँ पे सेल्फ एवेल्यूएशन, उसके बाद रिलेशनशिप में यानी कि जो रिफ्लेक्शन की जाती है, उसके बाद कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस यानी कि कम्युनिटी वगैरह में जो की जाती है, उसके बाद सोसाइटी एंड सो ऑन। तो इस तरह की यानी कि इसमें अब जो टीचर होता है, टीचर का जो क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है उसका क्या मतलब है कि टीचर एक ही टाइम में, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों को यानी कि मुख्तलिफ चीज़ों को टीचर सोचता है और उसके बाद एक ही टाइम में मुख्तलिफ चीज़ों को सोचने के बाद अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पे ये इसकी जो अनदर डेफिनेशन है वो यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद ये आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, उसके बाद ये लाइन आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं साथ साथ आपको बता रहा हूँ। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ये, तो ये भी आपकी क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। आरपी स्टैंड्स फॉर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज नॉन जजमेंटल कोलैबोरेटिव, ठीक है, ये क्विज के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद टॉपिक 9, तो आपको पता है कि यानी कि इसके जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है इसके ऊपर लाजमी बात है कि कोई ना कोई तनकीद भी हुई है, ठीक है, और इस तनकीद के रिलेटेड जो एथिकल कंसर्न्स हैं, ठीक है, एथिक्स के रिलेटेड जो भी इसके ऊपर तनकीद हुई है वो क्या है। दिस रिलेट टू कॉन्फिडेंटली राइट टू प्राइवेसी, इन्फॉर्म्ड कंसेंट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स। कि एथिकल कंसर्न्स का मतलब है कि जब भी आप यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन या कोई भी आप
अपने ऊपर, उसको आप सेल्फ रिफ्लेक्शन ही कहेंगे, ठीक है। तो जब भी आप अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्शन करना चाह रहे होते हैं तो कई दफ़े इस तरह होता है कि आप अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखते हैं। प्राइवेसी का ख्याल रखना क्या मतलब कि इस तरह होता है कि आप इस तरह करते हैं कि जब भी अगर यानी कि मैं बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल तक चला गया रिफ्लेक्शन करते हो, अपनी रिफ्लेक्शन अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करते हुए अगर मैं कहीं एडवांस लेवल तक चला गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो मेरे अंदर खामी है वो बाहर आ जाए, ठीक है। तो उसके बाद जो रिफ्लेक्शन वो करते हैं, ठीक है, जो भी यानी कि जो भी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, तो जो भी रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक लिमिट के अंदर रिफ्लेक्शन करते हैं, एथिक्स के वहाँ पे कंसर्न आ जाता है, ठीक है। तो इसका यहाँ पे यही मतलब है, और उसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मैंने हाईलाइट की हुआ है, तो इसको आपने देख लेना है। उसके बाद देखें यहाँ पे एक और चीज़ कि प्रोफेशनल कंसर्न्स कम टू द फोर व्हेन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज डन बैडली, ठीक है। कि इसमें भी इस तरह है कि जब भी आप प्रोफेशनल कंसर्न के, जब भी यानी कि आप एज अ प्रोफेशनल किसी भी चीज़ में काम कर रहे हो, ठीक है, आप टीचर हैं, आप डॉक्टर हैं, या आप इंजीनियर हैं, आप कोई भी है, ठीक है। अब उस टाइम अगर आप अपने एक्शंस के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो लाजमी बात है कि जब आप अपने एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करेंगे तो लाजमी नहीं है कि वो परफेक्ट ही हो, तो उसमें कहीं ना कहीं कमी बेशी रह जाती है। इज़ डन बैडली, जब वो बुरी तरह आप रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद वहाँ पे फिर प्रोफेशनली का जो कंसर्न होते हैं वो आ जाते हैं। इन सच केसेस द पॉइंट आरपी इज मिस्ड and its value goes unrecognized, then RP may simply rationalize existing practice। कि इसमें फिर यानी कि जब आप न्यू बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल, जैसे मैंने पहले बात किया है, जिसमें इससे यानी कि जो पीछे वाला था एथिकल कंसर्न्स, तो उसमें क्या था, उसमें भी यही था कि यानी कि बहुत ज़्यादा जब आप ये यानी कि जब भी आपने कोई अपने ऊपर रिफ्लेक्शन करनी, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ठीक है, तो उसके बाद एथिक्स से वहाँ पे कंसर्न आ जाता था। यानी कि जब आप ज़्यादा अगर डिटेल में जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि आपकी खामियां बाहर आ जाए। आसान लफ्ज़ों में इसमें क्या है कि प्रोफेशनल में क्या है कि इसमें आपकी खामियां तो बाहर आएंगी अगर आप यानी कि एथिकल कंसर्न में जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि जब आप करेंगे तो कहीं ना कहीं लाजमी बात है कमी बेशी रह जाएगी, और जब कमी बेशी रह जाएगी तो उसके बाद फिर आप ज़्यादा अच्छे अंदाज से जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी वो नहीं कर पाएंगे। वो इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको जो न्यू वेज होंगे वो नज़र नहीं आ रहे होंगे। न्यू वेज क्या मतलब कि आपको कोई नई चीज़ें नज़र नहीं आ रही होंगी। नई चीज़ों का मतलब है कि एग्जिस्टिंग, यानी कि जो पहले की चीज़ें होंगी उन्हीं को लेकर आप आगे चल रहे होंगे, ठीक है। आप न्यू चीज़ों की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि जब आपको गलती आप लाजमी बात है करेंगे रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस के अंदर अपने एक्शंस को रिफ्लेक्ट करने के लिए, जब आप कोई ना कोई बीच में गलती कर देंगे, गलत तरीके से आप एक्शंस को रिफ्लेक्ट कर देंगे, तो उसके बाद फिर यानी कि जो आपकी रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस होगी, ठीक है, आपकी रिफ्लेक्शन होगी, तो वहाँ पे प्रोफेशनल जो कंसर्न्स है वो सामने आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एट द लेवल ऑफ द इंडिविजुअल प्रैक्टिशनर कैन आल्सो बी मीन्स बाय विच ऑर्गेनाइजेशन डाइवर्स देमसेल्व्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसमें यही बात कर रहे हैं कि जब भी आपने रिफ्लेक्शन करनी हो, ठीक है, तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि डायरेक्ट आप ऑर्गेनाइजेशन से स्टार्ट कर दें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जो इम्पैक्ट है वो ये है। इससे पहले आप अपने आप की जो रिफ्लेक्शन है उसको करें, और उसके बाद आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसकी तरफ जाएँ। उसके बाद पेडागोजिकल कंसर्न्स के अंदर टू मेन जो पेडागोजिक है वो क्या है, डेवलपमेंटल रेडनेस और उसके बाद फोर्स्ड आरपी। तो डेवलपमेंटल रेडनेस ये होता है कि इसमें जब भी एक टीचर, ठीक है, टीचर या कोई भी बंदा अपने आप को यानी कि सेल्फ रिफ्लेक्शन करता है तो एक ही टाइम में नहीं करता, ठीक है, मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरता है, और उसके बाद मुख्तलिफ डेवलपमेंट की स्टेजेस से गुजरने के बाद जब वो आता है तो उसके बाद यानी कि वो जब वो यानी कि मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरने के बाद अपने एक्शंस के ऊपर जब वो रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, तो उसको कहा जाता है डेवलपमेंटल रेडनेस। और उसके बाद यहाँ पे जो है फोर्स आरपी, तो फोर्स्ड आरपी का मतलब है कि जब भी आपको कोई आदमी, ठीक है, फ़र्ज़ करें आप एक इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद जब वहाँ पे आप यानी कि एज ए टीचर काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे कोई प्रिंसिपल आपको कहता है कि आप अपने फ़लाँ एक्शन के अंदर रिफ्लेक्ट करें, अपने फ़लाँ एक्शन को, आपने फ़लाँ यानी कि फ़लाँ दिन आपने ये वाला काम किया, इस एक्शन को आप रिफ्लेक्ट करें। तो यानी कि जब आपको कोई बंदा आपको कहता है कि आप अपने एक्शंस के ऊपर यार आप देखें आप गलत कर रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ जब होगी तो लाजमी बात है आपको जब नहीं लगेगा मैंने गलत नहीं किया, आप उनके कहने पे कर देंगे, तो वो भी जो रिफ्लेक्शन होगी अच्छे अंदाज में वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी, ठीक है। अच्छे अंदाज में जब वो रिफ्लेक्शन नहीं होगी तो उसके बाद लाजमी बात है जो रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस है वो भी अच्छे अंदाज में नहीं होगी, तो ये अफेक्ट हो जाएगी। उसके बाद कंसेप्चुअल कंसर्न्स, तो कंसेप्चुअल कंसर्न्स का मतलब होता है कि जब भी यानी कि आपको लाजमी बात है कि जब भी आप किसी भी चीज़ को सोचते हैं, ठीक है, तो आपको उसकी A to Z का आइडिया नहीं होता, कहीं ना कहीं आपके जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो लैग करते हैं, ठीक है। जब आपके कॉन्सेप्ट्स लैग करते हैं तो उसके बाद लाजमी बात है जो आप यानी कि रिफ्लेक्शन करेंगे,
तो वो इफेक्टिव नहीं होगी, उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा आपको, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में यानी कि मुकम्मल आइडिया नहीं है। आप किसी चीज़ को यानी कि अगर आप किसी भी एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं लेकिन आपको उस चीज़ का आइडिया नहीं है, आपको मुकम्मल उसकी A to Z का पता ही नहीं है, तो उसके बाद जब आप रिफ्लेक्शन करेंगे, ठीक है, सेल्फ रिफ्लेक्शन या किसी भी यानी कि किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी की भी एक्शन के ऊपर आप रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हो, तो लाजमी बात है वो रिफ्लेक्शन अच्छे अंदाज में नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ और इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन। तो इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन ये होती है इन्वॉल्व सेल्फ क्वेश्चनिंग के, इसमें यानी कि जब आप सेल्फ क्वेश्चन यानी कि अपने आप से जब आप क्वेश्चन अगर करते हैं कि मैंने फलां जगह में ये काम गलत किया है, या अपने एक्शन के ऊपर जब आप नोट करते हैं, तो ये इनफॉर्मल होता है। उसके बाद डिवेलप अवर अवेयरनेस अवर ओन एजम्पशंस, ठीक है, कि यानी कि जब आप अपनी किसी भी चीज़ को लेकर अपने तौर पर जानते हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ हो उसको आप अपने अंदाज में यानी कि जब भी जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये सब आ जाता है इनफॉर्मल रिफ्लेक्शन में। फॉर्मल में क्या होता है कि इसमें ड्रॉज ऑन रिसर्च एंड थ्योरी, कि इसमें एक यानी कि स्ट्रक्चर किस्म की आप यानी कि कोई भी रिफ्लेक्शन करते हैं तो एक स्ट्रक्चर्ड होती है। ये नहीं है कि उसको कोई स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो यानी कि आप ये कहते हैं फ्रॉम नो वेयर आप जो रिफ्लेक्शन करते हैं वो फॉर्मल ही है, वो इनफॉर्मल है, ठीक है। यानी कि जब भी आप प्रॉपर एक क्राइटेरिया होगा और प्रॉपर क्राइटेरिया के बाद प्रॉपर आपको यानी कि बाउंड्रीज़ का पता होगा कि इन बाउंड्रीज़ के अंदर मैंने करनी है, तो उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होती है वो होती है फॉर्मल रिफ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पे कोई और वैसे ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाते हैं लर्निंग फ्रॉम फॉर्मल रिफ्लेक्शन। फॉर्मल रिफ्लेक्शन रिक्वायर्स मॉडल और फ्रेमवर्क। कि फॉर्मल रिफ्लेक्शन जब भी आपने करनी होती है, ठीक है, इसमें आपको मॉडल या फ्रेमवर्क चाहिए होता है। क्या मतलब कि आपने किसी न किसी को अपना एज अ मॉडल सेट करना हो, तो उस मॉडल को देखकर आप अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये फॉर्मल है। लेकिन इनफॉर्मल क्या होगी कि जब आप किसी को अपना मॉडल या फ्रेमवर्क नहीं समझेंगे, आप अपने तौर पर रिफ्लेक्शन कर रहे होंगे, तो वो इनफॉर्मल में आ जाएगा। लेकिन फॉर्मल में किसी न किसी को आप मॉडल समझेंगे। उसके बाद फॉर्मल रिफ्लेक्शन लर्निंग, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें ये मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स दिए गए, और उसके बाद आप ये समझें कि इनका जो आगे यूज़ है, ठीक है, वो दिए गए। ये आपके वैसे क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये MCQs में आप खा सकते हैं, इसको आपने रीड कर लेना है। उसके बाद टॉपिक नंबर 11 कि व्हाट डू प्रोफेशनल्स रिफ्लेक्ट ऑन, कि जो यानी कि कोई भी प्रोफेशनल होते हैं वो किस तरह रिफ्लेक्ट करते हैं। तो रिफ्लेक्टिंग ऑन योर फिलासफी, के जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो फिलासफी के रिलेटेड रिफ्लेक्ट करते हैं। किस तरह करते हैं? प्रोफेशनल रोल इन चिल्ड्रंस एंड फैमिली लाइव्स। उसके बाद प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस इन चिल्ड्रन एंड फैमिली लाइफ, यानी कि जो भी प्रोफेशनल होता है, ठीक है, किसी भी काम में, चाहे वो टीचर है, चाहे वो इंजीनियर है, चाहे वो डॉक्टर है, पायलट है, कुछ भी है, ठीक है, तो जब वो अपने यानी कि फिलासफी के रिलेटेड फिलासफी के ऊपर रिफ्लेक्शन करता है, यानी कि अपने फिलासफी के जो उसके एक्शन होते हैं उनके ऊपर जब वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब वो यानी कि अब यहाँ पे फिलासफी का क्या मतलब है? फिलासफी का मतलब कि योर बिलीव्स एंड वैल्यूज़, ठीक है, योर ऑन prejudices and biases. उसके बाद हाउ टू गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्रेस देयर ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड सपोर्ट देयर सेंस ऑफ एजेंसी। के यानी कि आप घर में रह रहे हैं, ठीक है, आपके जो बच्चे हैं वो ज़्यादा शरारती हैं, तो अब उनके एक्शंस को आपने क्या करना है? रिफ्लेक्ट करना है। तो अब जो आपकी सोच है, आप ये समझते हैं कि यार इसके जो ये एक्शन है, ठीक है, ये हमारे बच्चे ज़्यादा शरारती, अगर ये कल को बाहर जाएंगे तो ये गलत हमारी यानी कि हमारे लिए यानी कि अच्छी चीज़ नहीं है, हमारी तरबियत पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। तो इस तरह की चीज़ को जब आप सेट करने के लिए, ठीक है, अपनी यानी कि माइंड के अंदर जो आपकी थिंकिंग होती है, बिलीव्स होते हैं, और उसके अलावा आपकी जो डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, तो उनको जब आप सेट करने के लिए, ठीक है, अपनी फैमिलीज़ के अंदर जब भी आप, ठीक है, उनको यानी कि रिफ्लेक्ट करते हैं, उनके एक्शंस को, कई दफ़ा अपने एक्शन को भी करते हैं और कई दफ़ा दूसरों के एक्शंस को भी करते हैं, तो ये फिलासफी के अंडर आ जाता है। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन बिलीफ्स, यहाँ पे देखें वही बात, चिल्ड्रन आर कैपेबल, चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड लर्नर्स फ्रॉम बर्थ, चिल्ड्रन आर नीडी एंड वल्नरेबल। इसका क्या मतलब है कि चिल्ड्रन आर कैपेबल, चिल्ड्रन आर इंटरेस्टेड, कि चिल्ड्रन बच्चे जो होते हैं वो इंटरेस्टेड लर्नर्स होते हैं, कि वो जो लर्निंग में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स। उसके बाद रिफ्लेक्टिंग ऑन वैल्यूज़, वैल्यूज़ के ऊपर यानी कि जब भी आपने रिफ्लेक्ट करना होता है, तो वैल्यूज़ में रिफ्लेक्ट करने का ये मतलब यहाँ पे आप देखें कम फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंस, कि इसमें यानी कि आपकी जो डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंस होता है, पास्ट में जो आपकी लाइफ गुजर चुकी होती है, स्पेशली अर्ली वंस विद इन द फैमिली एंड कम्युनिटी, ठीक है, स्पेशली जो आपकी अर्ली लाइफ थी, जो आपकी फैमिली में गुजरी है और कम्युनिटी में जो आपकी गुजर रही है, तो उस लाइफ के ऊपर, उन एक्शंस के ऊपर जब भी आप रिफ्लेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये चीज़ आपकी आ जाती है रिफ्लेक्टिंग ऑन वैल्यूज़, ठीक है, यानी कि जो माशरे में आपके रवाज होते हैं, ठीक है, डिफरेंट किस्म के रवाज होते हैं, उनके ऊपर जब आप रिफ्लेक्ट करते हैं, तो ये सारी आपके आ जाते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑन वैल्यूज़ में। उसके बाद आ जाता है असम्पशंस, टॉपिक नंबर 12। ये वैसे कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्विज़ बन सकते हैं, ठीक है, ये लाइन क्विज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये सेकंड लाइन, असम्पशन 2 में फर्स्ट लाइन, और उसके बाद असम्पशन 3 में कुछ भी नहीं है, इंपॉर्टेंट है क्विज़ के लिए। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है क्विज़ के लिए, ठीक है, इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है, यहाँ से आपके MCQs बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्टिव प्रिकॉशनर्स की डेफिनेशन क्या है कि समवन हु लिव्स रिफ्लेक्शन इन एवरीडे प्रैक्टिस, कि ऐसा कोई भी यानी कि जो एवरीडे की लाइफ में प्रैक्टिस करता है अपने एक्शंस के ऊपर, वो क्या कहलाता है? रिफ्लेक्टिव प्रिकॉशनर। और उसके बाद यहाँ पे की पॉइंट्स अबाउट योर असम्पशंस,
यानी कि आपके अजम्पशन के लिए जो की पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। इसमें रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग एंड रिसर्चिंग ऑन अजम्पशंस, ठीक है। और उसके बाद ये 4 किस्म के डिफरेंट लेंस होते हैं, ठीक है। इन 4 लेंस की बेसिस पर भी आप जो रिफ्लेक्शन होते हैं वो करते हैं, ठीक है। अजयन के अजम्पशन करते हैं। कौन से? ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, स्टूडेंट्स फीडबैक, डिस्कशन विद कोलीग्स एंड द लिटरेचर। तो इस चीज़ को आप यानी कि यूज़ करते हो, इस चीज़ को आप फॉलो करते हुए रिफ्लेक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये की पॉइंट्स अबाउट आवर अजम्पशंस, ठीक है। आवर अजम्पशंस कैन बी रिवेल्ड एंड एक्सप्लोर्ड थ्रू 4 लेंसेज। उसके बाद रिफ्लेक्टिव टीचिंग इन्वॉल्व्स डिस्कवरिंग एंड रिसर्चिंग, यानी कि कोई भी आप रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपकी जो एजम्पशंस होती है वो और डिस्कवरिंग एंड रिसर्चिंग, ठीक है। मुख्तलिफ रिसर्चेज और मुख्तलिफ जो डिस्कवरीज होती हैं उनको लेकर जब आप अपने एजम्पशन बनाते हैं और उसके बाद उन एक्शंस के ऊपर आप रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इसके लिए 4 चीज़ होती है, ठीक है। वो मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़, टीचर्स है फॉर कम्प्लीमेंट्री लेंसेज, कि टीचर के पास भी यानी कि टीचर के लिए भी 4 डिफरेंट किस्म के कम्प्लीमेंट्री लेंसेज होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं? द लेंस ऑफ देयर ओन ऑटोग्राफीज एज लर्नर्स, कि यानी कि खुद को वो एज ऑटोग्राफिक या खुद को एज अ लर्नर कंसिडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद द लेंस ऑफ स्टूडेंट आइज, उसके बाद वो खुद को यानी कि स्टूडेंट आई, बच्चों की जो आंख होती है उससे देखते हैं, यानी कि खुद को एज अ स्टूडेंट कंसिडर करते हैं। उसके बाद द लेंस ऑफ कुलीग्स परसेप्शंस, कि उसके बाद जो उनके कुलीग्स के ख्यालात होते हैं, ठीक है, उनको लेकर वो ये यानी कि वो ये समझते हैं कि आप कि ये मेरा कुलीग है, इसके जहन में ये बात होगी, तो उसको लेकर वो जो एक्शन के ऊपर यानी कि अपने एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन करते हैं, तो इसको कहते हैं ये लेंस ऑफ कुलीग्स परसेप्शंस। उसके बाद एट द लेंस ऑफ एजुकेशनल लिटरेचर के ऊपर, यानी कि जब आप इसको देखकर आप अपनी रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं या आप अपने एक्शन के ऊपर रिफ्लेक्शन कर रहे होते हैं, तो ये आपके जो 4 कम्प्लीमेंट्री लेंसेज हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक नंबर 12 है वो भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी।